दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए मैथ के टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है और सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, खास करके पेडागोजी सेक्शन से। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। अपने पास एक कलम और एक कॉपी रखिए और हर प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। कॉपी में पहले सॉल्व कीजिए, फिर कमेंट में उत्तर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बार सीटेट एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट में आपका सबसे अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। 1, 8, 27, 64, 125 दिया गया है। आगे 2 खाली स्थान है। अगले 2 पद क्या होंगे आपको यह बताना है। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं एक पैटर्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। क्या ये वर्ग है किसी संख्या का, जितनी संख्याएं दी गई हैं एक क्रम से वर्ग चल रहा है, या क्यूब चल रहा है, या फिर प्लस हो रहा है, या माइनस हो रहा है, या फिर गुणा हो रहा है। ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि 8 लिखा गया है, इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 27 को 3 की घात 3, 64 को 4 की घात 3, 125 को 5 की घात 3। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, जैसे 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 3 लिख सकते हैं। 1 की घात 3 का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 का 3 बार गुणा, फिर वही 1 ही आएगा। इसके बाद अगला क्रम 8 है तो इसे हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके बाद 27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9 त्रिक 27। इसी तरह से आगे क्या है, 64 है, मतलब 4 की घात 3 लिख सकते हैं इसको। 4 चौक 16 चौका 64। इसके बाद क्या है, 125 है, इसे 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 पचम 25 पंचे 125। फिर आगे क्या होगा, अब आपको यहाँ पर पैटर्न देखना पड़ेगा। 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, मतलब एक क्रम से चल रहा है। इसका मतलब आगे 6 की घात 3 होगा, फिर 7 की घात 3 होगा। ठीक है, तो 6 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 216। और 7 की घात 3 का मतलब 7 सता 49 सत्ते 343 हो जाएगा। इसका मतलब आगे की जो 2 संख्याएं हैं ये 216 और 343 हैं। 216 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 216 और 343। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 216 और 343। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099, 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या करना है आपको, पहले तीनों को आप जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए और जो आएगा उसमें 25,454 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से जोड़कर बताइए कितना होगा। ये तीनों संख्याएं जो लिखी गई हैं 9,909, 9,099, 9,009, तीनों का योग क्या होगा, जल्दी से जोड़कर बताइए। देखिए दोस्तों, तीनों का योग हो जाएगा 28,017। क्या हो जाएगा, 28,017। इसमें माइनस क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या लिखी गई है 25,454। अब इसको घटा करके देखिए कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइए आप लोग आंसर कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों, जब माइनस करेंगे 28,017 में 25,454 तो ये आपका हो जाएगा 2563। यही 2563 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2563। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक उपयुक्त कथन आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, सभी आप लोग ध्यान से देखिए। 4 से गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। यहाँ पर सबसे अधिक उपयुक्त पूछा गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है।
तो सबसे अधिक उपयुक्त कथन कौन सा है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। गणितीय अधिगम के लिए विद्यालय में गणित की लैब का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों में गणितीय समझ को विकसित करने के लिए क्रियाशील गतिविधियों को संपन्न कराना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अन्य सभी यहाँ पर गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते हैं, तो यह गलत है दोस्तों। इबारती सवाल केवल शब्द आ गया, यह गलत होगा। इबारती सवाल गणित में कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन किसको शामिल करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम को शामिल करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, यह तो इसमें सम्मिलित है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, यह भी सही है। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के लिए आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, यह दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है और इसमें यह सम्मिलित नहीं है कि विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं। कौन सा? पैटर्न का उपयोग करना, दृश्यीकरण, दोनों सही है। संबंध स्थापित करना और निरूपण, यह भी आपका सही है। सूत्रों को याद करना, यह सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। सूत्रों को याद करना ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रश्न है, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? यहां पर सबसे उपयुक्त पूछा गया है। प्रश्न पहले अच्छे से समझिए। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, ये गलत है, प्रभावी है। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ये गलत है, बच्चे भ्रमित नहीं होते हैं। तो यहां पर केवल ए आपका सही है, तो दूसरा ऑप्शन केवल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या है? आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको यहां पर संख्या को यक्स मान लेना है। मान लेते हैं वह संख्या क्या है? यक्स है। संख्या क्या है? यक्स है। अब कह रहा है कि प्रश्न में एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो संख्या जो है इसमें हम 8 जोड़ देंगे।
फिर आगे कह रहा है कि तो वह दुगुनी हो जाती है। तो जो संख्या x है ये क्या हो जाती है, 2x हो जाती है, मतलब 2 गुनी हो जाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को इधर ले आएंगे, 2x माइनस x हो जाएगा, 8 दूसरी तरफ चला जाएगा बराबर के, 2x में x घटाएंगे तो x बचेगा, और आगे 8 है, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन, यही 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए, त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहां पर 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मिलीमीटर बराबर है, 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, आप लोग जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, कितना होता है, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव में बना लेंगे, 1/10 को 10 से इसमें भाग करेंगे 1 में, तो ये आपका 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक भाज्य संख्या है, यह बिल्कुल गलत है। एक दोनों है, एक भाज्य और एक अभाज्य, यह भी गलत है। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संख्या एक को छोड़कर वे प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों जो एक के अतिरिक्त केवल स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 2 हो गया, 3, 5, 7, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृतिक संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9। ठीक है, तो यहां पर एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो अधिकतम के लिए आपको देखना पड़ेगा विकल्प के अनुसार किसका क्षेत्रफल अधिकतम है, किस जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल अधिकतम है, तो विकल्प के अनुसार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 30 मीटर और 20 मीटर लिखा गया है, इसका गुणा करेंगे, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इस तरह से इसका गुणा करेंगे 30 और 20 का, तो ये आपका 600 वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 वर्ग मीटर। दूसरे में देखेंगे 25 गुणे 25 है, इसका गुणा कर देंगे तो 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 वर्ग मीटर। तीसरे विकल्प में देखेंगे 5 गुणे 45 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 225 वर्ग मीटर हो जाएगा। 5 गुणे 45 करेंगे 225 हो जाएगा। और इसके बाद 15 गुणे 35 करेंगे, कितना हो जाएगा, गुणा करके देखिए, 525 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे अधिक कौन सा है, तो यहाँ पर 600, यहाँ पर 625, यहाँ पर 225, यहाँ पर 525, तो यहाँ पर 625 क्या है, ये सबसे बड़ा है। तो 625 विकल्प 2 में है, 25 गुणे 25, तो दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सदैव समबाहुभुज होता है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, वर्ग, पंचभुज, वृत्त या समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, एक वर्ग सदैव समबाहुभुज होता है, क्यों, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान माप की होती है, तो वर्ग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पार्सल भेजने की दरें नीचे यहां पर दी गई हैं। यहां पर प्रश्न पूछा गया है, मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए।
अब यहाँ पर दर आपको देखना है। पार्सल का भार देखिए यहाँ पर 50 ग्राम या उससे कम है तो 15 रुपये लगेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भार कितना है, 350 ग्राम है। अब 350 ग्राम जो है, इसमें पहला 50 ग्राम जो है, जैसे कि इसे 50 और 300 हम लिख देते हैं, पहला 50 ग्राम जो है इसके लिए कितना पैसा लगेगा, इसके लिए यहाँ पर कह रहा है 50 ग्राम या उससे कम 15 रुपये लगेगा, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे हम। ठीक है, 15 रुपये ये 50 ग्राम के लिए। अब इसके बाद जो 300 ग्राम बचा हुआ है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेगा। तो 300 ग्राम जो है इसमें कितने 50 ग्राम होंगे, इसमें कुल 6 50 ग्राम होंगे, क्योंकि 6 गुणे 50 करेंगे तो 300 ग्राम ही होगा ना। तो 50 ग्राम के टुकड़े अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 50 ग्राम होगा। इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 गुणे 50 ग्राम के लिए यहाँ पर 7 रुपये लगेगा। अब अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए तो 6 गुणे यहाँ पर 50 ग्राम के स्थान पर 7 लिख देंगे। अब ये 15 हो गया, और ये 7 छंग कितना हो जाएगा, 42, या 6 से 42, और 42 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 57 रुपये। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। ऐसे ही प्रश्न बार बार सीटेट एग्जाम में गणित विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो पहला है एकी संगति, पदानुक्रमिक समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। देखिए दोस्तों, एकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो यहाँ पर ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूलभूत संक्रियाएं ये सही नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एकी संगति में दोस्तों प्रत्येक वस्तु को एक संख्या निर्दिष्ट करके और प्रत्येक वस्तु को केवल एक बार गिनकर वस्तुओं के समूह की गिनती करना इसमें शामिल होता है एकी संगति में। और जो पदानुक्रमिक समावेशन है, इसके अनुसार संख्याएं एक दूसरे के जुड़ाव से बनी होती हैं। जैसे कि 12 है तो इसको हम पहले 11 + 1 लिखेंगे, 11 + 1 = 12। तो इस तरह से इसे पदानुक्रमिक समावेशन कहते हैं। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, कौन सा सत्य नहीं है। पहला है, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, बाधा नहीं डालता है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही यहाँ पर गलत है। अन्य सभी आपके सही होंगे, क्योंकि जब एक गलत यहाँ पर मिल गया, 4 ही विकल्प है। इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। बिल्कुल सही है। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी सही है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हो। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अब यहाँ पर अच्छे से समझिए। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। परिणाम है 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो अधिकतम बार कौन सी संख्या लिखी गई है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 2 ही बार है, 6 2 ही बार है, 2 1 ही बार है, 4 1 ही बार है, 1 1 ही बार है। लेकिन 3 यहाँ पर देखिए 1 2 3 सबसे अधिक 3 है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कौन सा लिखा गया है, 3 लिखा गया है। तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रश्न है, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 × 5 को इस प्रकार हल किया। 26 × 5 किया और 5 छंग 30 पूरा लिख दिया, 5 दूनी 10 पूरा लिख दिया। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। क्योंकि यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुनर्समूहीकरण की अवधारणा को दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कक्षा 3 के विद्यार्थी द्वारा यहाँ पर जो हल किया गया है,
इस हल को सुधारने के लिए पुनर्समूहीकरण की अवधारणा को विद्यार्थियों को दोहराना होगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25.3 गुणे 5 माइनस 35 भागे 5 माइनस 3 गुणे 18.5 का मान क्या है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको भाग वाला हल करना है, उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। इस तरह से नियम से आपको चलना है। तो यहाँ पर जो 25.3 है इसको ऐसे लिखेंगे, गुणे 5 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस अब यहाँ पर देखिए 35 भागे 5 है तो 5 से 35 में भाग करेंगे, 5 सते 35, यहाँ पर 7 आ जाएगा। आगे 3 गुणे 18.5 भाग हो गया। अब क्या करना है, गुणा करना है। अब 25.3 गुणे 5 करिए, कितना होगा, जल्दी से करिए देखिए। तो ये आपका हो जाएगा 126.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 126.5। इसके बाद -7 ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस, अब ये 3 गुणे 18.5 है, इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55.5। चलिए अब यहाँ पर 126.5 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर -7 और -55.5 को जोड़ेंगे, इसके बाद घटाएंगे, तो जोड़ लेंगे, ये आपका 62.5 आ जाएगा। अब देखिए 126.5 में हम 62.5 को माइनस करेंगे तो ये आपका 64 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 64 राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या पूछा गया है। तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 2 सही 2/3 जो है तो 2 गुणे 90 कर देंगे इसको 90 डिग्री, और फिर आपका 2/3 गुणे 90 कर देंगे, या 90 गुणे 2/3 कर देंगे, 90 डिग्री गुणे 2/3 कर देंगे। अब ये इसको काटेंगे, 3 से ये 90 कट जाएगा, 30 यहाँ 90 30 आ गया, और यहाँ पर 2 गुणे 90 है तो 9 दूनी 18 या 90 दूनी 180। ठीक है, तो 180 डिग्री ये हो गया, प्लस 30 दूनी 60 डिग्री ये हो गया। तो 180 और 60 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो 240 डिग्री यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। यहां पर सबसे उपयुक्त पूछा गया है। पहला है कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। बिल्कुल दोस्तों, यह प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना, प्राथमिक स्तर पर यह उपयुक्त नहीं है। श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना, यह भी उपयुक्त नहीं है। विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय साड़ियों को पढ़ने के लिए कहना, यह भी उपयुक्त नहीं है प्राथमिक स्तर पर। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी स्थान से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आप विकल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो 3 कदम और 7 कदम लिखा गया है, मेढक 3 कदम और खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, तो एक साथ ये कब छलांग लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम 7 21, 21 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब जो ये 21 है, इसी से हम चारों विकल्पों में भाग करके देखेंगे, जो पूरी तरह से कट जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। जिसमें पूरी तरह से भाग चला जाएगा, दशमलव में नहीं जाएगा, मतलब पूरा जो कट जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जल्दी से भाग करके देखिए, 371 में 21 से भाग करिए, 378 में करिए, 354 और 343 भाग करके देखिए कौन सा पूरी तरह से कट जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 378 जो है, 378 में हम 21 से भाग करेंगे, 378 में 21 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 21 एक कम 21, और इसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कुल मिलाकर 18 बार जाएगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा। या 18 और 21 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 378 ही होगा आपका।
तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 378। यहां पर 18 बार जाएगा पूरी तरह से, जो कि कट जाएगा, तो यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 7 सही 1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, 7 सही 1/2 जो है, इसको क्या लिखेंगे, 7 दूनी 14 है, 15/2 लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं इसको। अब इसमें से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए इसमें हम 1/12 से भाग कर देंगे। भिन्नों का भाग क्या हो जाएगा, आगे 15/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर गुणा 12 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, और 2 छंग 12 ये कट जाएगा, 15 छक्का 90, 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह से 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां पर पहला विकल्प है यह सटीक होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता में यह सटीक होना चाहिए, बिल्कुल सही है, गणित में यह सही माना जाता है। यह अस्पष्ट होनी चाहिए, यह गलत है दोस्तों। बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, प्रबलित करना चाहिए दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली भाषा के माध्यम से। अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए, यह गलत है। तो यहां पर ए और सी, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा सटीक होनी चाहिए तथा बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कक्षा 2 में 182 - 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता, इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। चलिए ऑप्शन है, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया को दिखानी चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना चाहिए, उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे, ऐसा नहीं करना है। अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नजरअंदाज नहीं करना है, अध्यापिका को बच्चे को डांटना नहीं है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। यहां पर कम उपयुक्त पूछा गया है, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए ऑप्शन है, सभी गणित सीख सकते हैं, ये तो सही है, ये तो उपयुक्त है प्रोत्साहित करने के लिए, गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी गणित सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, यह भी सही है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, हतोत्साहित आपको नहीं करना है। सबसे कम उपयुक्त आपका तीसरा विकल्प है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। अब यहां पर प्रश्न दिया गया है विकल्प में, तो विकल्प को सॉल्व करना है, चारों विकल्पों को सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर आएगा। जैसे 7.5 रुपए प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, तो इसके लिए क्या करेंगे, 7.5 गुणे 750 कर देंगे और गुणा करके देखेंगे कितना होगा। ऐसे ही चारों विकल्पों का करेंगे, आप लोग गुणा करके देखिए कितना होता है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 5,625 रुपए। इसके बाद 750 रुपए प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 750 गुणे यहां पर 7.5 दर्जन जो है, एक दर्जन में 12 होता है, तो इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे। अब दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 750 गुणे 7.5 गुणे 12 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। अब 90 से 750 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 67,500 रुपए। ठीक है, ये आपका दूसरा विकल्प हो गया और ये पहला विकल्प है। अभी तीसरा देखिए, 7.5 और
प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं। तो इसमें क्या करेंगे, 7.5 गुणे 75 गुणे 12 कर देंगे, क्योंकि दर्जन यहाँ पर लिखा गया है, और बराबर ये हो जाएगा 7.5 गुणे 75 और 12 दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। और 900 का 7.5 में गुणा करिए, कितना होगा, जल्दी से करके देखिए। तो ये आपका हो जाएगा 6,750 या 6750 रुपये। ये तीसरा विकल्प आपका हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक और बचा है आपका 750 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट। तो इसमें क्या करेंगे, 75 गुणे 750 कर देंगे, गुणा करके देखिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 56,250 रुपये, ठीक है। अब इसमें देखिए किसकी लागत सबसे कम है, सबसे कम लागत यहां पर पूछा गया है। ये 56,000 हो गया, ये 67,000 हो गया, ये 5,625 हो गया, ये 6,750 हो गया। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर, 7.5 और 750 वाला, मतलब 5,625 वाला। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7.5 और 750 वाला, इसकी लागत सबसे कम है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। यहां पर सबसे कम उपयुक्त के बारे में पूछा गया है। मुद्रा, गिनतारा, अस्थानी मान चार्ट, डिन्स ब्लॉक। तो यहाँ पर अस्थानी मान चार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थानी मान चार्ट शुरुआती कक्षा के विद्यार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। इसके लिए दोस्तों मुद्रा, अबेकस तथा डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करना सबसे उचित होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, सुसंगति या वैधता। तो यहाँ पर वैधता आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट या उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करता है, तब मूल्यांकन के लिए वैधता पक्ष का उपयोग किया गया है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। 30 प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे प्राथमिक स्तर गणित विषय के अंतर्गत। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।